हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। कल हम लोगों ने क्या किया था कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या है, इसकी खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की संरचना क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस के जो एक एक पार्ट है ना, मतलब जो संरचना में जो एक एक पार्ट है, जैसे हम कह दें उसका मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे आज इन पार्ट्स के बारे में क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि पार्ट्स कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं, क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भाग। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है आपका, देखिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या दिख रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है। और इसमें दो लेयर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पर जो प्लाज्मा भरा हुआ न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो धागा उसको कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट किसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोथिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोथिका। कैरियोथिका मतलब कैरियर मतलब होता है न्यूक्लियस, थीका मतलब होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन यानी कैरियोथिका के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है ना, वो कितने लेयर का बना होता है? दो लेयर का बना होता है। ठीक है, कितने लेयर होते हैं? दो लेयर होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं आउटर लेयर, इसको आप क्या मान लेंगे, इनर लेयर। ये दो लेयर हो गए। दोनों लेयर के बीच में जो प्लाज्मा मानी जो स्पेस बचा होता है, दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस बचा होता है ना, ये स्पेस है दोनों लेयर के बीच में, आउटर एंड इनर लेयर के बीच में क्या स्पेस है, इसे हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो ये हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है? दो न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है ना, उसके बीच में क्या होता है, पोर पाया जाता है, यानी छिद्र पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जाता है, पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, दैट इज पोर, यानी स्पेस दिख रहा है, छिद्र दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियर पोर, यानी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पर भी न्यूक्लियर पोर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, न्यूक्लियर पोर क्या है, प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसका काम क्या होता है? हमने कल आपको बताया था कि जैसे ये रहा आपका सेल। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ न्यूक्लियस से कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म यानी सेल में आएगा, या हम कह दें कि साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, तो कहाँ से होकर जाएगा, इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा होकर जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ बात ये हो रही कि क्या कोई भी पदार्थ आसानी से आया जा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं, यानी कोई पदार्थ आसानी से अंदर आया जा नहीं सकता। वही पदार्थ सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जाएगा जिसकी आवश्यकता होगी, या वही पदार्थ कोशिका द्रव्य में जाएगा जिसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी आवश्यकता अनुसार इनका मूवमेंट होता है। तो क्या ये बात है कि कोई भी पदार्थ कैसे आता या जाता है? इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है। यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर पोर हो गया, और यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एनुलस। क्या कहते हैं? एनुलस। ये जो प्रोटीन है ना, इसको हम लोग कहते हैं एनुलस कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्लेब। ठीक है, तो एनुलस और ब्लेब ये क्या है, आपका प्रोटीन है, और ये हो गया न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर एंड एनुलस या ब्लेब जो प्रोटीन है, दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो क्या बना दिए, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इक्वल टू क्या होगा, आपका होगा न्यूक्लियर पोर प्लस क्या होगा, एनुलस। तो न्यूक्लियर पोर प्लस एनुलस बराबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूक्लियर पोर है प्लस कौन है, एनुलस। एनुलस का एक प्रोटीन है, और ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर पोर को, ताकि कौन सा पदार्थ केंद्र के अंदर आना है, कौन सा पदार्थ केंद्र के बाहर जाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स डिसाइड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस कैसे मेम्ब्राइज है।
तो देखिए क्या है, इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं, दो में, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इनमें बीच बीच में क्या पाता है, पोर पाता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। उसको कौन गार्ड करता है, एनुलस प्रोटीन या ब्लेब, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, न्यूक्लियर पोर प्लस क्या होता है, एनुलस होता है। ठीक है, अब बात को आप आगे समझिए। अगर हम बात करें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की बात अगर हो गई है तो इस समझिए इस बात को कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वह स्पेशल, बहुत सारी स्पेशल फंक्शन करता है। जैसे हम आपसे कहें कि यही आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये आउटर जो मेम्ब्रेन है, यही आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। तो यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कौन करता है, यही आपका आउटर मेम्ब्रेन। और इसी आउटर मेम्ब्रेन पर आपको पता होगा बहुत सारे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के। ठीक है, तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन का कुछ स्पेशल कैरेक्टर। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। यानी न्यूक्लियस जो जिस मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितने मेम्ब्रेन का बना है, दो, आउटर एंड इनर। दोनों के बीच में स्पेस उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, पोर को हम लोग कहते हैं पोर कॉम्प्लेक्स, वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर पोर एंड एनुलस प्रोटीन से। ठीक है, और आपका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह ईआर का भी निर्माण करता है और राइबोसोम का भी निर्माण करता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। अब जो खास बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस पदार्थ का बना होता है, तो सिंपल सी, जैसे हर मेम्ब्रेन बना होता है उसी प्रकार से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, अगला देखिए आपका पार्ट है क्रोमैटिन थ्रेड। क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड। देखिए हम लोग एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्रोमैटिन, यहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। जब हम किसी एक प्रोकैरियोटिक डीएनए सेल के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं नेकेड डीएनए। क्या कहते हैं, नेकेड डीएनए कहते हैं, या सिर्फ डीएनए कहते हैं, सिर्फ डीएनए, या फिर इसको कहते हैं नेकेड डीएनए। क्यों कहते हैं नेकेड डीएनए, जबकि यहाँ पर हम लोग करें क्रोमैटिन थ्रेड। बहुत ही सिंपल सी इसका आंसर है। जो नेकेड डीएनए होता है वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से ही मिलकर बना होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नेकेड डीएनए, या उसे हम लोग कहते हैं सिर्फ डीएनए। जब बात आती है यूकैरियोटिक डीएनए की, यानी यूकैरियोटिक के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल जब उसकी बात आती है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड क्यों वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है ना, वह दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है डीएनए। यानी यूकैरियोटिक जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है वह दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है डीएनए, दूसरा जो होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, तो क्रोमैटिन थ्रेड क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड मतलब डीएनए के साथ अगर हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड। और इसकी संरचना जो कैसे होती है, माला जैसे, जो गुरियों की माला होती है, मोतियों की जो माला होती है उसके जैसे इसकी संरचना क्या होती है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि क्रोमैटिन थ्रेड किसका बना होता है, तो याद रखिएगा क्रोमैटिन थ्रेड किसका बना होता है, क्रोमैटिन थ्रेड आर मेड अप बाय डीएनए। मेजर पॉइंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है डीएनए। दूसरा होता है लो अमाउंट ऑफ आरएनए। तीसरा होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और चौथा होता है आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सब के सब चारों पॉइंट, चारों कंपोनेंट मिलकर क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं क्रोमैटिन थ्रेड का। कभी इस चक्कर में आंसर मत दे दीजिएगा आप लोग कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मेजर कंपोनेंट हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी क्या होती है उसमें पाए जाते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्रोमैटिन थ्रेड। आपको इतना बेसिक कंफर्म तो हो गया होगा कि क्रोमैटिन थ्रेड क्या है। यानी डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन भी मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात होती है इसी में एक वर्ड की, क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र की बात होती है कि गुणसूत्र क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र, बस थोड़ा जान लीजिए। क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है ना, जब कोशिका विभाजन होता है तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है ना, ये आपस में क्या होता है, उलझ जाता है, और उलझ करके एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इसी रॉड शेप स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो और इस
जो राड से स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र कर देते हैं। ठीक, अच्छा अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर गुणसूत्र बनने की आवश्यकता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट आ गई सेल को जिससे गुणसूत्र बनाने की जरूरत पड़ी। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। जैसे अगर हम आपको 2 रील धागा दें और ला करके ये कहें कि आप 2 लोगों को बांट दीजिए, तो आप आसानी से एक धागा एक रील एक व्यक्ति को, दूसरा रील दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। लेकिन अगर बात आ जाती है कि हम उस पूरे धागे को निकाल कर पूरे रूम में फैला दें और आपसे कहें कि इन दोनों रील में से एक रील को बांटिए दोनों लोगों में, तो क्या वो बराबर भागों में बटेगा? नहीं बटेगा, निश्चित रूप से नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। सेम प्रोसेस, जब ये क्रोमेटिन थ्रेड कोशिका में केंद्रक में जब बिखरा हुआ है तो ये बराबर भागों में नहीं बढ़ सकता कोशिका विभाजन के समय, इसलिए उन्हें क्रोमेटिन धागे के विभाजन के प्रॉपर विभाजन के लिए गुणसूत्र बनाने की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि गुणसूत्र की क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, सब आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए की क्रोमेटिन थ्रेड क्या है। ठीक है, और देखिए ये क्रोमेटिन थ्रेड जेनेटिक मटेरियल, इसमें डीएनए है जो क्या करेगा, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है। और याद रखिएगा उसमें किसका मेजर रोल होता है भैया, याद रखिएगा न्यूक्लियस का मेजर रोल होता है। आप सोचिए इस बात को, बस सोच कर मतलब जान का आप सोचेंगे इस तरह से कि इसे जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन, मान लीजिए ये क्या आपका ओवम है और स्पर्म यहाँ पर ये है, ये स्पर्म है। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो आगे वाला पार्ट इसको हम लोग कहते हैं स्पर्म का एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस। होता क्या है, ये जो ओवम का जो लेयर होता है ना, इसको भेदना पड़ता है। तो भेदने का काम कौन करता है? एक्रोसोम। जब भेद देता है ना, तो इस हेड वाले पार्ट से सिर्फ कौन जाता है? न्यूक्लियस। यानी पूरा जो स्पर्म का सेल होगा वो बाहर ही रह जाता है, सिर्फ कौन जाता है? फ्यूज करता है वहां पर, न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस ही वह स्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे क्रोमेटिन थ्रेड को, जो पूरे के पूरे क्रोमोजोम को, जो पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि न्यूक्लियस में जो भी कह सकते हैं कि क्या होता है, गाढ़ा तरल जब पदार्थ भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म किस पदार्थ का बना होगा? तो न्यूक्लियोप्लाज्म बना होगा आपका H2O होगा, वाटर होगा, हाई अमाउंट में होगा, और प्रोटीन्स होंगे। ठीक, इसमें और क्या प्रेजेंट होगा? इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक आरएनए, डीएनए, ये सब भी प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी आयंस प्रेजेंट है। तो इन सबको मिलाकर जब हम लोग क्या एक मिक्स जो स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? अब लास्ट जो स्ट्रक्चर्स है वो है आपका न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। देखिए, न्यूक्लियोलस को ही हम लोग कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? स्मॉल न्यूक्लियस कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूक्लियस इज ए स्मॉल न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस का मेन कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या करता है न्यूक्लियोलस? तो न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है, यानी स्मॉल न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। और यह क्या करते हैं? राइबोसोम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक, तो ये हो गया पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पार्ट होते हैं, इसके ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस, और हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो कह सकते हैं कि कंट्रोलर होता है या मैनेजर होता है किसका? सेल का। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना पढ़िए और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में